Everyone, welcome to the channel. We are starting basics of project management. We will firstly read some concepts and then based on those concepts we will solve some questions. Okay, so firstly we are starting the fundamentals introduction part. So according to the PM book, project management body of knowledge, a project is defined as a temporary endeavor with a beginning and an end, and it must be used to create a unique product, service or result. प्रोजेक्ट का एक बिगनिंग और एंड होना चाहिए. ऐसी चीज़ जिसका बिगनिंग और एंड होगा उसी को प्रोजेक्ट कहा जाएगा. और प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ यूनिक आउटपुट होना चाहिए. यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करवाए उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है. जैसे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका आउटपुट क्या था कि हमको डिजिटली एम्पावर करना है, पूरे इंडिया को इंटरनेट कनेक्शन देना है. वो उसका यूनिक सर्विस है, तो उसको एक प्रोजेक्ट कहा जाता है. ओके, तो अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसके 4 फेजेस होते हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग. तो इनिशिएशन के बाद क्या बनता है? प्रोजेक्ट चार्टर बनता है. प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है, उसको प्रोजेक्ट चार्टर कहा जाता है. उसके बाद अपन प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्ट को, और फिर क्लोज किया जाता है. ये चारों फेजेस अभी डिटेल में आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी. नाउ स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप होता है हु आर पॉजिटिवली एंड निगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, उसको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है. अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएंगे? फर्स्टली आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर. अब प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा हेड होता है जो प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है. मीन्स वो जिम्मेदार भी है और जवाबदार भी है. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्ट में तो अकाउंटेबल होगा, जवाब उससे मांगा जाएगा. अब स्पॉन्सर कौन है? विच हु प्रोवाइड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, उसको स्पॉन्सर कहा जाएगा. अब कस्टमर डिजिटल इंडिया के कस्टमर्स कौन है? हम लोग हैं. तो जो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो द पीपल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु यूजेस द सर्विस आर नोन एज कस्टमर्स. और बिजनेस पार्टनर्स क्या हुए? हु प्रोवाइड मटेरियल कंपोनेंट्स और नेसेसरी सर्विस फॉर द प्रोजेक्ट, उसको बिजनेस पार्टनर्स कहा जाएगा. नाउ फंक्शनल मैनेजर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक सिमिलर चीज़ को मैनेज करने का काम आएगा फंक्शनल मैनेजर का. अब ये फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो फंक्शनल मैनेजर ऑर्गेनाइजेज द वर्क ऑफ सिमिलर पीपल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनाइजेज द वर्क ऑफ न्यूमरस पीपल. यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. अब 6th आ गया प्रोजेक्ट टीम. जो टीम काम कर रही है प्रोजेक्ट में उसको प्रोजेक्ट टीम कहा जाएगा. एंड 7th वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यू ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है हमारे प्रोजेक्ट के साथ और हमारे प्रोजेक्ट में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम. अब 8th है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट. ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव करे उसके ऑब्जेक्टिव को, वो पूरे ग्रुप ऑफ पीपल किसके अंदर आएंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर आएंगे. अब हो गया प्रोग्राम मैनेजर. प्रोग्राम मैनेजर का काम है मैनेजेस इंटरडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स अंडर वन हेड. बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अलग अलग टाइप के, तो जो इंटरडिपेंडेंट होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेंगे, उनको मैनेज करने का काम है प्रोग्राम मैनेजर का. अब उसी तरह होगा पोर्टफोलियो मैनेजर. जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो कौन सा प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी है वो डिसाइड करता है पोर्टफोलियो मैनेजर. ठीक है, वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले होना है और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हमको पहले करना है, वो सब पोर्टफोलियो मैनेजर ही डिसाइड करेगा. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. तो होते तो बहुत टाइप के हैं पर बेसिकली हमको 2 टाइप के ही पढ़ने हैं. 2 टाइप के से ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है. तो फर्स्ट हो गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये डिवाइड ना प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं. तो मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है? PM एंड FM. मतलब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों के पास पावर होती है. अब मैट्रिक्स के अंदर भी 4 होते हैं: वीक मैट्रिक्स, बैलेंस्ड मैट्रिक्स, प्रोजेक्टाइज्ड मैट्रिक्स और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स. वीक मैट्रिक्स में FM
एंड अपर एरो मैंने दिखाया हुआ है, इसका मतलब फंक्शनल मैनेजर को प्रोजेक्ट मैनेजर से ज़्यादा पावर होता है। अब इस वीक मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे ज़्यादा सफ़र करता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा कम पावर दिया गया रहता है। अब बैलेंस्ड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर को सेम पावर है। अब प्रोजेक्टाइज्ड मैनेजर में पीएम है सिर्फ, और इसमें क्या रहता है, एफएम मतलब फंक्शनल मैनेजर का कुछ भी पावर नहीं रहता है, पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में रहता है पावर। उसी तरह स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में फिर मैंने अपर एरो दिखाया हुआ है, मतलब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का पावर फंक्शनल मैनेजर से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आया फंक्शनल, और फंक्शनल में पूरा का पूरा पावर फंक्शनल मैनेजर के हाथ में रहता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई भी काम नहीं रहता है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हो गया 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, एक होता है सिस्टम अप्रोच और एक होता है एनालिटिकल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में मतलब अपने को पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखना है और एक साथ एग्जीक्यूट करना है, और मतलब उसको ब्रेक डाउन नहीं करना है पार्ट्स में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है ना, ये अप्रोच फॉलो करता है, सिस्टम अप्रोच फॉलो करता है। और सेकंड होता है एनालिटिकल अप्रोच, ये फंक्शनल मैनेजर फॉलो करता है। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा, फिर उस पर काम करेगा, वो काम होता है फंक्शनल मैनेजर का। ठीक है, अब हम लोग आ गए प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे कि शेड्यूल प्रोजेक्ट का, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, बजट अपना कितना है, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, स्कोप है कि नहीं है, रिस्क कितना है उसमें, ये सब अपने हो गए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स। अब ये 2 ग्राफ हैं इम्पोर्टेंट। इसमें फर्स्ट ग्राफ है जो फेसेस होते हैं, 4 फेसेस जो हम लोग ने पढ़े, इनिशियल फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज और क्लोजिंग फेज। तो इसमें प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल फेज में पहले हम लोग का प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होगा, और प्लानिंग में भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एग्जीक्यूट जब करेंगे प्रोजेक्ट को तब हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉस्ट लगेगा, फिर क्लोजिंग फेज तक हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। अब सेकंड है प्रोजेक्ट टाइम वर्सेस डिग्री। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ चेंजेस बढ़ते जाएंगे और प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे क्लोजिंग फेज तक हम लोग आते जाएंगे, तो हम लोग का कॉस्ट तो वैसे भी बढ़ ही रहा है, तो हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, उसी तरह रिस्क भी ख़त्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये कम होती जाती है जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम 25 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में डालती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।